नमस्कार दोस्तों, कलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी वाले पार्ट में अपन ने लास्ट में क्लाइमेट या जो जलवायु वाला पार्ट था उसमें क्लाइमेट सीजन वाला जो पार्ट था अपना, जिसमें अपने टोटल 4 सीजन में उसको डिवाइड किया हुआ था, जिसमें एक तो अपना समर सीजन या ग्रीष्म ऋतु वाला पार्ट कंप्लीट किया था। उसके बाद में हमने रेनी सीजन या वर्षा ऋतु वाला पार्ट। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट उसमें शरद ऋतु और शीत ऋतु वाला पार्ट है वो बचा हुआ है। तो जिस पार्ट को हमने स्टार्ट किया हुआ था जलवायु ऋतु, और जलवायु ऋतु में 2 कंप्लीट हो चुके हैं अपने, जिसमें स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था आपका समर सीजन के रूप में, ग्रीष्म ऋतु के रूप में। इसके बाद वाला जो पार्ट है जो अपना लास्ट टॉपिक था वर्षा ऋतु। इसके बाद जो आज स्टार्ट करेंगे हम शरद ऋतु, और इसके बाद वाला जो पार्ट आपका विंटर सीजन वाला पार्ट रहेगा, शीत ऋतु वाला पार्ट। तो इस पोर्शन को अपने को कंप्लीट करना था, जिसमें अपन चलेंगे पॉइंट नंबर 6 को लेकर, शरद ऋतु वाले पार्ट को लेकर। शरद ऋतु में मुख्यतः 2 घटनाएं होती हैं, और ये दोनों घटनाएं कौन कौन सी हैं। वर्षा ऋतु की प्रमुख घटना थी मानसून का आना, और मानसून के आने के दौरान भी 2 घटनाएं होती हैं। एक तो तेज़ बारिश होती है जिनको मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है, और उन तेज़ बारिशों के बाद अचानक एक बार वर्षा रुक जाती है जिसको कहा जाता है मानसून का प्रतिच्छेदन, यानी गैप ऑफ मानसून। और उस गैप ऑफ मानसून के बाद में धीरे धीरे मानसून लौटना स्टार्ट हो जाता है। अपने लगभग 30 सितंबर है, 30 सितंबर तक बारिश होती है, उसके बाद मानसून का लौटना स्टार्ट होता है। यानी अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है वो राजस्थान में मानसून निवर्तन का समय या मानसून के लौटने का समय माना जाता है। तो शरद ऋतु की जो प्रमुख घटनाएं रहेंगी उसमें रहेगा एक तो मानसून का निवर्तन, और मानसून का निवर्तन होता है उसी दौरान तापमान में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है जिसको कहा जाता है अक्टूबर हीट। अक्टूबर जिस महीने में हिंदी माह कार्तिक होता है, इस कारण इसको कार्तिक हीट भी कहा जाता है या कार्तिक की गर्मी भी कहा जाता है। तो इसमें मानसून निवर्तन का मीनिंग क्या है और कार्तिक हीट का मीनिंग क्या है, इसमें स्टार्ट करेंगे। पहले अपन मानसून का जो निवर्तन है उसका मीनिंग क्या लिया जाता है। मानसून का निवर्तन, मानसून के निवर्तन का मीनिंग होता है मानसून के लौटने की दशा को या मानसून के वापस जाने की दशा को मानसून निवर्तन कहा जाता है। मानसून के लौटने की स्थिति को मानसून निवर्तन कहा जाता है। अब मानसून रहता किस समय तक है? मानसून रहता है अपने 25 जून से और 30 सितंबर तक। इसका मीनिंग मानसून लौटने का समय 30 सितंबर के बाद को माना जाता है, यानी अक्टूबर और नवंबर के माह को। तो इसका टाइम पीरियड या समय लिख सकते हैं अपन अक्टूबर से नवंबर, क्योंकि दिसंबर में तो अपने फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है, भूमध्य सागर से आने वाली बारिशें जो कि हमारे मावठ के रूप में होती हैं दिसंबर के बाद और मार्च तक। तो इसका मीनिंग है मानसून लौटने के दौरान हमारे सामान्यतः राजस्थान में बारिश नहीं होती। लौटते हुए मानसून के द्वारा मुख्यतः भारत के पूर्वी तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के ऊपर बारिश होती है भारत में, जबकि लगभग भारत है लौटते हुए मानसून के द्वारा अप्रभावित रहता है। मानसून लौटने के दौरान जैसे ही वायुमंडल के अंदर आर्द्रता या नमी समाप्त होती है, जबकि जमीन या भूमि में नमी या आर्द्रता मौजूद रहती है, और जमीन की उस आर्द्रता के कारण अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय आर्द्रता समाप्त हो चुकी है, और ज़मीन की जो आर्द्रता है, जो नमी है, वो टेम्परेचर को अवशोषित करती है। और टेम्परेचर को अवशोषित करने के कारण अपने को अक्टूबर माह में जैसे ही मानसून लौटता है, उस माह में अचानक अपने को तेज़ गर्मियाँ महसूस होती हैं, जिनको अपन कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट के नाम से जिनको जाना जाता है। तो इसी के अंदर आपकी दूसरी घटना होगी शरद ऋतु में
कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट? कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट का मीनिंग है मानसून निवर्तन के दौरान वायुमंडलीय आर्द्रता कम हो जाती है, आर्द्रता कम या समाप्त हो जाती है, जबकि भूमिगत आर्द्रता यानी जो जमीन के अंदर जो नमी होती है जो हमें वर्षा ऋतु में प्राप्त होती है, जबकि भूमिगत आर्द्रता मौजूद रहती है। जिससे अचानक वायुमंडल में तापमान बढ़ जाता है। और अचानक जो तापमान बढ़ जाता है वायुमंडल में, उसी घटना को सामान्यतः इस समय कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट कहा जाता है। अचानक तापमान बढ़ने की घटना को कार्तिक हीट कहा जाता है। तो इसका मीनिंग कार्तिक हीट का जो समय होता है वो लगभग कौन से महीने को माना जाता है? अक्टूबर हीट। इस कारण इसको अक्टूबर हीट भी कहा जाता है। तो शरद ऋतु की जो दो प्रमुख घटनाएं होती हैं, एक तो मानसून का लौटना, और मानसून के लौटने के दौरान अचानक जो भूमि की नमी या आर्द्रता है उसके कारण तापमान ज़्यादा महसूस होना, जिसको हम कहते हैं कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट। इस शरद ऋतु के बाद में जो लास्ट जो अपना सीजन बचा है वो वर्षा ऋतु के शीत ऋतु के रूप में देखते हैं अपन। तो शीत ऋतु वाले पार्ट में एक तो हमारे बारिश होते हैं जिनको मावट, और एक हमारे हिमालय से उत्तर भारत या उत्तर विशाल मैदान की ओर ठंडी हवाएं चलती हैं जिनको शीतलहर। तो अब जो लास्ट ऋतु आपकी बची है शीत ऋतु, और शीत ऋतु की जो प्रमुख घटनाएं हैं इसमें, जिसमें एक मावट रहेगी आपकी और दूसरी घटना रहेगी शीतलहर। तो इसमें एक तो मावट का मीनिंग क्या है और एक दूसरा शीतलहर का मीनिंग क्या है। तो पहले देखेंगे मावट का मीनिंग और उसके बाद देखेंगे अपन शीतलहर का मीनिंग। माउट से रिलेटेड कई क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में उठाए जा सकते हैं। एक तो सीधा मीनिंग है कि माउट क्या है, ये कहां से आती है, किसके द्वारा आती है, ये कब आती है, प्रभावी क्षेत्र कौन सा है, और कुल वार्षिक वर्षा में अपना कितना योगदान देती है। ये सारे पॉइंट्स इसमें अपन कवर करेंगे। तो इसको हम देखते हैं, जैसे अपना जो अफ्रीका वाला जो पार्ट है, इस अफ्रीका वाले पार्ट के उत्तर में एक जलीय क्षेत्र है जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। इस जलीय सागर को कहा जाता है भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर से इस साइड में भारत की ओर
शीत ऋतु में ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट होती हैं। मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है और इस साइड में चलने वाली जो ये हवाएं या जो पवनें होती हैं काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी हाइट पे चलती हैं। इन हवाओं को कहा जाता है जेट स्ट्रीम। भारत के अकॉर्डिंग ये पश्चिमी भाग से आ रही है, इस कारण इनको अपनी पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी हम जानते हैं। इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जाना जाता है। और ये पश्चिमी विक्षोभ भारत के मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी भाग को अधिक प्रभावित करता है। और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग का वर्तमान में मीनिंग उत्तरी भाग में एक तो जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना है लद्दाख, और एक केंद्र शासित बना है जम्मू कश्मीर। इसके नीचे की ओर पंजाब, पंजाब से अलग हुए पार्ट हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान या उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। तो मुख्यतः ये वाले जो पार्ट हैं ये इस माउट के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, जिनमें पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग, इन वाले क्षेत्रों में जिसमें पंजाब और राजस्थान वाला जो पार्ट है हरियाणा को शामिल करते हुए इन क्षेत्रों में अपने बड़े स्तर पर गेहूं की खेती की जाती है। और गेहूं का उत्पादन अधिक होने के कारण इस बारिश को अपन गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि गेहूं का रंग हल्का गोल्ड जैसा होता है। इस कारण इसको सोने की बौछार या इनको स्वर्णिम बौछार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनका लाभ माउट का रब्बी फसलों को होता है और रब्बी में इस एरिया में मुख्यतः गेहूं की फसल को बोया हुआ होता है इस टाइम। तो एक तो ये रहता है कि माउट क्या है, तो माउट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा जाता है। तो पहला आंसर तो इसका रहेगा माउट क्या, तो शीतकालीन वर्षा। कहां से आती है, तो कहां से आती है, भूमध्य सागर से वर्षा आती है। तो दूसरा आंसर रहेगा भूमध्य सागर किसके द्वारा आती हैं, इन हवाओं के द्वारा, जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। ये पश्चिम की ओर से आने वाले चक्रवात होते हैं, इस कारण इनको पश्चिमी विक्षोभ भी कह दिया जाता है। पश्चिमी विक्षोभ या इनको जेट स्ट्रीम। कब आती है, तो जैसा अपना जो लास्ट शरद ऋतु वाला टाइम था अक्टूबर नवंबर, उसके बाद दिसंबर से और मार्च के बीच में जो भी बारिश होती है वो होती है आपकी माउट वाली वर्षा। और मार्च के बाद में अप्रैल और मई में जो वर्षा होती है वो प्री मानसून। और अप्रैल मई के बाद जून के अंदर हमारी स्टार्ट होता है मानसूनी वर्षा, जो कि सितंबर तक होती है। फिर अक्टूबर और नवंबर वाले लौटते हुए मानसून की वर्षा। भारत में कुल 4 प्रकार की वर्षा होती है, प्री मानसून, मानसून, लौटता हुआ मानसून और एक लास्ट में शीतकालीन मानसून या माउट वाली वर्षा। तो कब होती है, तो कब में, तो दिसंबर से मार्च के मध्य होती है। प्रभावित क्षेत्र, तो राजस्थान के अकॉर्डिंग प्रभावित क्षेत्र लिखेंगे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः जो जिले आते हैं श्री गंगानगर, जहां गेहूं का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। इसके सामने वाला डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, इन्हीं का जो डिवीजन हेडक्वार्टर है बीकानेर। तो इन क्षेत्रों में इस बारिश का प्रभाव अधिक होता है। बाकी राजस्थान के और हिस्सों में भी होता है, लेकिन वहाँ सामान्यतः कम प्रभाव रहता है। तो राजस्थान का मुख्यतः उत्तरी भाग ज़्यादा प्रभावित होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, उस क्षेत्र तक भी बारिश होती है। इसका मीनिंग है जिस एरिया में अरावली के पूर्वी भाग में मानसून के दौरान बारिश अधिक होती है, जबकि शीत ऋतु के अंदर उल्टा होता है, अरावली के पश्चिमी भाग में या उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है। अब इस वर्षा का जो लाभ है वो क्या मिलता है अपने को, तो जो पॉइंट्स थे उन्हीं पॉइंट्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लाभ, तो इस वर्षा का लाभ होता है रबी फसल को। लाभ रबी फसल को। अब उसमें भी मुख्यतः किसको होता है, सर्वाधिक गेहूं। तो ब्रैकेट में इंडिकेट करना है सर्वाधिक गेहूं। तो
मावठ के द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी है? गेहूं। और कुल वार्षिक वर्षा में इस वर्षा का योगदान कितना है? कुल वार्षिक वर्षा में मावठ का योगदान, तो मावठ का योगदान माना जाता है कुल वार्षिक वर्षा में केवल 10%। इसका मीनिंग है शेष 90% हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा होती है। शेष 90% मानसूनी वर्षा। अब इस मानसूनी वर्षा के अलावा हमें जो 10% प्राप्त होती है वो केवल मावठ है, जबकि हमारे यहाँ ना तो प्री मानसून है ना लौटता हुआ मानसून। तो राजस्थान कुल कितने प्रकार की वर्षा प्राप्त करता है साल भर में? केवल 2 प्रकार की, एक तो ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा और एक शीतकालीन मावठ वाली वर्षा। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए भारत कितने प्रकार की वर्षा करता है, प्राप्त करता है, तो भारत में प्री मानसून भी आता है और लौटता हुआ मानसून भी आता है। मेन मानसून तो होगा ही होगा और मावठ होगी होगी। तो अपने राजस्थान वाले के अलावा 2 वर्षाएं और अतिरिक्त प्राप्त होती हैं। तो भारत में कुल 4 वर्षाएं प्राप्त होती हैं, जबकि राजस्थान को केवल 2 वर्षा प्राप्त होती हैं। तो इस लाइन को आप इंडिकेट कर सकते हो। नोट या विशेष बिंदु के रूप में राजस्थान केवल 2 प्रकार की वर्षा प्राप्त करता है। जबकि भारत 4 प्रकार की वर्षा प्राप्त करता है। अब वर्षाओं के नाम मैंने जनरली आपको बताए, प्री मानसून, मानसून, लौटता हुआ मानसून और एक शीतकालीन मानसून यानी मावठ। नोट या विशेष बिंदु के अंदर अपने को एक पॉइंट और देखना है इसमें कि मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि मावठ का सर्वाधिक लाभ गेहूं को होता है। मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बौछार भी कहा जाता है, क्योंकि मावठ के द्वारा गेहूं को सर्वाधिक लाभ होता है। तो मावठ के द्वारा सर्वाधिक जो प्रॉफिट वाला जो क्रॉप्स है वो माना जाता है अपने गेहूं या व्हीट को। इस कारण जो जैसा गेहूं का रंग होता है उसे गेहूं के अकॉर्डिंग इसको गोल्डन ड्रॉप्स का दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि गेहूं का रंग भी हल्का लाइट गोल्ड जैसा होता है। इस कारण इस बारिश को नाम गोल्डन ड्रॉप्स के रूप में माना जाता है। और इस बारिश के द्वारा हमने देखा है कि सर्वाधिक लाभान्वित फसल है वो सर्दियों वाली है, क्योंकि सर्दियों में ही होती है बारिश, यानी ये रबी की फसलों के लिए ज़्यादा लाभदायक मानी जाती है। इसके बाद अपना जो शीत ऋतु वाला जो सेकेंड पार्ट आता है वो आता है ठंडी हवाएं, जिनको अपन कहेंगे शीतलहर। तो इसी वाले पार्ट में कंटिन्यू देखते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना, पॉइंट नंबर 2। शीतलहर। तो राजस्थान में जैसे ही शीतलहर की बात आती है तो राजस्थान में जो शीतलहर चलने का जो डायरेक्शन होता है वो होता है हिमालय की ओर से। ये वाला जो पार्ट हिमालय है, सर्दियों के समय हिमालय के अंदर तापमान कम हो जाता है और तापमान कम होने के कारण वायुदाब बढ़ जाता है। और इस वायुदाब के बढ़ने के कारण
हिमालय वाले क्षेत्र से और राजस्थान वाले पार्ट की ओर इस साइड में ठंडी हवाएं आना स्टार्ट कर देती है उत्तरी विशाल मैदान की ओर। तो जो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग से दक्षिणी पश्चिमी भाग की ओर बढ़ती हैं इस साइड में, और समुद्र की ओर बढ़ते बढ़ते इनका इफेक्ट कम हो जाता है। तो राजस्थान का ये वाला जो भाग है उत्तरी पूर्वी भाग, ये इन शीत लहरों के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है, जिसमें शामिल अपने ज़िले हैं, जिसमें एक तो सबसे ठंडा ज़िला अपना चूरू, इन्हीं के पास में स्थित सीकरिया उसका एक पार्ट है फतेहपुर, और इन्हीं के टच वाला एक पार्ट है बीकानेर। तो राजस्थान में शीत ऋतु में सबसे ठंडे जिलों में ये लिए जाते हैं, जहाँ सामान्यतः चूरू और बीकानेर वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ जनरली अपने पानी या नदियाँ भी नहीं पाई जाती। जनरली क्या होता है, जिन क्षेत्रों में आर्द्रता मौजूद होती है वो तापमान को अवशोषित करके रखती है। तो आर्द्रता नहीं होने के कारण जो धरातलीय भाग होते हैं वो गर्मियों में जल्दी गर्म और सर्दियों में जल्दी ठंडे होते हैं। तो यही कारण है चूरू बीकानेर वाला पार्ट गर्मियों के अंदर अत्यधिक गर्म जिलों में से काउंट होते हैं, जबकि सर्दियों में सबसे ठंडे जिलों में भी काउंट होते हैं, क्योंकि ये जितना जल्दी ताप को ग्रहण करती है मिट्टी, उतना ही जल्दी उसको ताप को अपने से उत्सर्जित भी कर देती है, बाहर भी निकाल देती है। तो मिट्टी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होने की प्रकृति रखती है। तो चूरू सबसे गर्म जिला भी है राजस्थान का और सबसे ठंडा जिला भी माना जाता है। जबकि ठंडा स्थान राजस्थान के अंदर लगभग 12 महीने माउंट आबू को लिया गया है, क्योंकि उसकी हाइट अधिक है। तापमान और ऊंचाई का विपरीत प्रभाव होता है, जितने अधिक ऊंचाई पे जाओगे तापमान उतना ही कम मिलेगा आपको। तो एक तो शीत लहर क्या है, तो शीत लहर का सामान्य सा मीनिंग है शीत ऋतु में चलने वाली ठंडी हवाएं, जो कि राजस्थान में हिमालय की ओर से उत्तर पूर्व की ओर से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। राजस्थान में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं जिनकी दिशा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर होती है। यानी जिनकी डायरेक्शन जनरली उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है मुख्यतः जनवरी माह होता है। तो एक तो इनकी डायरेक्शन पूछी जा सकती है। तो जो अपना मानसून जाता है, मानसून गर्मियों में हिमालय की ओर जाता है, हिमाचल की ओर, और सर्दियों में ठंडी हवाएं उसके अपोजिट आती है। कारण क्या है, ये आपको ध्यान है कि हिमालय की तुलना में ये राजस्थान वाला जो एरिया है ये थोड़ा अधिक ताप वाला एरिया होता है और कम वायुदाब वाला एरिया होता है। तो वायुदाब हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही चलता है, यानी जहाँ हवा का प्रेशर अधिक और जहाँ हवा का प्रेशर लो है उस ओर हवाएं चलती हैं। तो सर्दियों में हिमालय का तापमान कम है और हवा का प्रेशर वहाँ अधिक है, तो वहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं राजस्थान में मानसून के अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जबकि मानसून आता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो इसमें अपन ने अपोजिट डायरेक्शन को लिया है कि शीत लहरों की दिशा कौन सी होगी। तो अगर आपको मानसून की दिशा याद है तो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन इसमें होगी। एक इसका जो टाइम पीरियड या समय होता है, तो समय जनवरी माह के अंदर, यानी जो शीत लहरों का प्रकोप है सर्वाधिक जनवरी माह में होता है। और सर्वाधिक कौन से क्षेत्रों में, तो क्षेत्रों के रूप में तीनों क्षेत्र लिखे जाएंगे, चूरू, सीकर और बीकानेर वाला पार्ट। यहाँ राजस्थान के शीत ऋतु में सबसे ठंडे जिले कौन से हैं, तो ठंडे जिलों के रूप में इन तीनों को लिखना है। तो सर्वाधिक ठंडे जिले या शीत लहरों के द्वारा प्रभावित क्षेत्र, उसमें तीनों इंडिकेट कर दीजिए। इसी के साथ आपका जो जलवायु ऋतुओं वाला जो पार्ट था, जलवायु ऋतु वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। जलवायु ऋतुओं के बाद में अब इसमें कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं आपके क्लाइमेट या जलवायु वाले पार्ट में। तो इस चैप्टर को स्टार्टिंग में जब अपन ने कई पोर्शन में डिवाइड किया था, तो उसमें लास्ट में आपका ये पार्ट था अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु वाले इस पार्ट में 2 पॉइंट अपने सामने निकल के आते हैं। एक तो आता है समवर्षा रेखा, एक पार्ट आता है समवायुदाब रेखा। अब इन दोनों में फर्क क्या है, वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है कि किसी मानचित्र के अंदर वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समान बारिश वाले स्थानों को जोड़ती हों।
यानी वास्तव में इनका धरातल के ऊपर कोई अस्तित्व नहीं होता या धरातल पे नहीं दिखाई देती, ये केवल मैपिंग में ड्रॉ की जाती हैं। और मैपिंग में जिन स्थानों पे एक समान बारिश होती है उन स्थानों को ऐड करके और उनके ऊपर वर्षा की मात्रा को लिख दिया जाता है और उसको कहा जाता है समवर्षा रेखा। मीनिंग है मानचित्र में समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली को समवर्षा रेखा और समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली को समवायुदाब रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे इसमें पहले राजस्थान में प्रमुख समवर्षा रेखाएं कौन सी हैं, फिर देखेंगे राजस्थान में प्रमुख समवायुदाब रेखाएं कौन सी हैं। समवर्षा रेखा और समवर्षा रेखा का डेफिनेशन देखते हैं। मानचित्र में वे काल्पनिक रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो एक समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती हैं या मिलाती हैं। अब एक समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली कुछ प्रमुख समवर्षा रेखाएं राजस्थान में पाई जाती हैं, उनको हम देखेंगे इसी के अंदर सेकेंड लाइन में प्रमुख समवर्षा रेखाएं। अब इन प्रमुख समवर्षा रेखाओं में कौन कौन सी प्रमुख समवर्षा रेखाएं हैं, तो राजस्थान में एक तो आती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, एक आती है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, एक आती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और ये राजस्थान में किस तरीके से लोकेट हैं ये हम देखते हैं। राजस्थान में ये वाला जो पार्ट आता है, ये वाला पार्ट आता है अपना अरावली वाला पार्ट। अरावली वाले की जो वर्षा स्केल ली गई है अरावली के जस्ट पश्चिम की ओर, वर्षा का जो स्केल लिया गया है वो 40 सेंटीमीटर और इसके पूर्वी भाग की ओर यानी अरावली की जो पूर्वी सीमा है ये वाला स्केल लिया गया है 60 सेंटीमीटर। और इन 40 और 60 का दोनों का औसत देखें तो अरावली का औसत आ जाएगा 40 से 60 का यानी 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला भाग। तो एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अरावली कौन सी समवर्षा रेखा का कार्य करती है, तो अरावली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का कार्य करती है जो कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान को दो बराबर भागों में नहीं बांटती। दो बराबर भाग क्यों नहीं, क्योंकि जो डेजर्ट वाला पार्ट है 61%, इसके बाद में 23% मैदान और हाड़ौती 7%, 30% भाग। तो इधर का 30 और इधर का 60 दोनों इक्वल पार्ट नहीं है, लेकिन ये दो भौतिक प्रदेशों को अलग करती है, पूर्वी मैदान को और पश्चिमी डेजर्ट को। और एक क्वेश्चन आता है कि मरुस्थल की पूर्वी सीमा कौन सी है या रेतीले भाग की पूर्वी सीमा कौन सी है, तो रेतीला भाग यानी राजस्थान का डेजर्ट पार्ट, तो राजस्थान के डेजर्ट या रेतीले भाग की पूर्वी सीमा वो होगी जो अरावली की पश्चिमी सीमा होगी यानी 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और ये राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। इसके इधर वाला राजस्थान और इधर वाला राजस्थान इक्वल होता है। और एक डेजर्ट की ओर जब मरुस्थल का अपन ने अध्ययन किया था उस समय यहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को डिवाइड करने वाली एक समवर्षा रेखा थी जिसका नाम था 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये डिवाइड करती है राजस्थान का जो डेजर्ट वाला एरिया है शुष्क और जो सेमी एरिड डेजर्ट वाला पार्ट है यानी अर्ध शुष्क। तो राजस्थान के मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क में डिवाइड करने का आधार 25 सेंटीमीटर और इस रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा या अरावली की पश्चिमी सीमा 40 सेंटीमीटर और एक अरावली पर औसत वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर। तो एक तो ये याद रखना समवर्षा रेखाओं का जो मान है वो राजस्थान के पश्चिम से और हाड़ौती की ओर ये मान कंटिन्यू बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा था ये वर्षा के बढ़ने की दिशा होती है। और हाड़ौती से डेजर्ट की ओर इनका वर्षा की जो समवर्षा रेखाएं होती हैं उनका मान कंटिन्यू राजस्थान के उत्तर पश्चिम की ओर घटेगा। तो इसमें अपन लेते हैं पहले 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। पच्चीस सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का इंपॉर्टेंस क्या है, यह मरुस्थल को दो भागों
दो भाग कौन से, शुष्क एवं अर्ध शुष्क। दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद, अब ये दोनों भाग इक्वल नहीं होते, इस कारण कभी नहीं लिखेंगे कि दो बराबर भागों में बांटती है। 25 के बाद में इसके पूर्व की ओर चलोगे तो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, तो ये रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा है या अरावली की पश्चिमी सीमा। यह रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा या अरावली की पश्चिमी सीमा। इसके बाद जो लास्ट वाली संवर्षा रेखा वो अरावली पर स्थित है, जो राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों को अलग करती है। पचास सेंटीमीटर संवर्षा रेखा अरावली पर स्थित। अरावली पर स्थित है जो मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान को अलग करती है। तो ये अरावली का इंपॉर्टेंस है कि राजस्थान का जो पूर्वी भाग है और जो पश्चिमी भाग है उसको अलग करती है। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो डायग्राम अभी इसमें था, वो पार्ट इस तरीके से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का इसके द्वारा निर्धारण किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं अपन समवायुदाब रेखाएं। तो समवायुदाब रेखाओं का मीनिंग भी लगभग वैसा ही है कि मानचित्र के अंदर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं समवायुदाब रेखाएं, जिन्हें साल में 2 बार ड्रॉ किया जाता है। एक तो शीतकालीन यानी जनवरी वाली, और एक ग्रीष्मकालीन आधा साल निकलने के बाद यानी जून के बाद पहला महीना जो आता है जुलाई, आधा साल निकलने के बाद पहला महीना कौन सा रहेगा फिर जुलाई। तो जुलाई में ग्रीष्मकालीन समवायुदाब रेखाओं को देखा जाता है, जबकि जनवरी में शीतकालीन समवायुदाब रेखाओं को देखा जाता है। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में दूसरा पॉइंट रहेगा समवायुदाब रेखाएं। डेफिनेशन लगभग वैसी रहेगी समवर्षा रेखा जैसी कि मानचित्र में वो काल्पनिक रेखाएं या वे काल्पनिक रेखाएं जो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं। मानचित्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं। अब इसमें जो प्रमुख वायुदाब रेखाएं वो कौन सी हैं? तो प्रमुख के बजाय हम इनको वायुदाब रेखाओं के नाम से ही देखते हैं। वायुदाब रेखाएं, और ये वायुदाब रेखाएं हैं, ये साल में 2 बार ड्रॉ किए जाते हैं, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। और दोनों समय कंडीशन अलग होती हैं। जनवरी के अंदर होता है तापमान का अधिक होना, तापमान का कम होना और वायुदाब का अधिक होना। क्योंकि जनवरी ठंडा महीना तो ताप कम होगा और वायुदाब इस समय अधिक होगा,
जबकि जुलाई के अंदर उल्टी कंडीशन होती है, सामान्यतः ताप अधिक होता है और इस समय वायुदाब या एयर प्रेशर कम होते हैं। जनवरी वाले ताप कम और वायुदाब वाली स्थिति में राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। डेजर्ट स्टेट होने के कारण लगभग दिन में भी ठंडा होता है, रात में भी ठंडा होता है, और तापमान में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने के कारण वायुदाब में भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। जिन स्थानों पे तापमान में ज़्यादा वेरिएशन या अंतर आता है वहाँ वायुदाब रेखाएं अधिक होती हैं, जबकि यहाँ हमारे सर्दियों में तापमान में ज़्यादा वेरिएशन या अंतर नहीं होता। इस कारण वायुदाब रेखाएं केवल 2 ही पाई जाती हैं सर्दियों में, यानी जनवरी के अंदर, जिसमें से एक की जो वैल्यू है, एक जो वायुदाब रेखा है वो 1018 मिलीबार वाली होती है। ये स्टैंडर्ड मानी गई है। वायुदाब इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मानक माना गया 118 और एक दूसरा माना गया 119 मिलीबार। जबकि जुलाई के अंदर सामान्यतः तापमान अधिक होता है और वायुदाब कम होता है, और दिन और रात के तापमान में राजस्थान में अधिक अंतर आता है, क्योंकि जो दिन होते हैं मिट्टी अधिक होने के कारण यहाँ तापमान उच्च होते हैं, और मिट्टी अधिक होने के कारण रात ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। तो गर्मियों में दिन और रात के तापमान में ज़्यादा वेरिएशन होता है, और ज़्यादा वेरिएशन को भरने के लिए हमें वायुदाब रेखाएं भी ज़्यादा चाहिए। तो सर्दियों की बिल्कुल डबल, यानी यहाँ पे 2, तो यहाँ जुलाई में 4 वायुदाब रेखाएं, जिनकी वैल्यू या मान होगा 997 से स्टार्ट होकर कंटिन्यू 998, 999 और लास्ट वाला 1000। और इन सब की जो यूनिट है ये मिलीबार के अंदर होती है। तो 997 से लेके 1000 मिलीबार तक 4 वायुदाब रेखाएं अपने यहाँ उपस्थित होती हैं जुलाई के अंदर। अब जनवरी वाली जो वायुदाब रेखाएं वो राजस्थान में किस तरीके से ड्रॉ होती हैं और जुलाई वाली राजस्थान में किस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं, ये हम देखते हैं। तो जैसे जनवरी की कंडीशन है, तो जनवरी के समय राजस्थान के अंदर सबसे ठंडा एरिया कौन सा होता है? तो शीत लहरों के दौरान हमने देखा था कि जो चूरू वाला पार्ट है, सीकर वाला पार्ट है और बीकानेर वाला पार्ट है, ये राजस्थान में सबसे ठंडे भाग होते हैं, और ये सबसे ठंडे भाग हैं। इसका मीनिंग यहाँ का तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा इसका मीनिंग यहाँ का वायुदाब अधिक होगा। तो सर्दियों के अंदर जिस पोर्शन में ताप कम है वहाँ का वायुदाब अधिक है। तो जनवरी में वायुदाब अधिक कौन सा, 1018 या 1019? 1019। तो इसमें 1019 वाला पार्ट ऊपर की ओर रहेगा। जबकि सर्दियों में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में होते हुए भी जैसे कि भारत से दक्षिण में जाते हैं तो सूर्य की स्थिति सर्दियों में इस साइड में ऑस्ट्रेलिया या मकर रेखा पर होती है। इस समय भारत के अंदर सामान्यतः तापमान कम होते हैं और वायुदाब यहाँ पर अधिक होते हैं सर्दियों के समय। लेकिन ये तापमान और वायुदाब वाला जो वेरिएशन है, तापमान वाला और वायुदाब वाला जो वेरिएशन है, ये मुख्यतः भारत के अंदर ज़्यादातर उत्तर वाला जो भारत वाला हिस्सा है केवल उसी में रहता है। उत्तर भारत जो पर्वतीय भाग है जहाँ तापमान कम और वायुदाब अधिक। जबकि दक्षिणी भारत की ओर आओगे या गुजरात वगैरह की ओर आओगे तो तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है और वायुदाब थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर हम देखें राजस्थान के उत्तर वाले भाग में जहाँ तापमान कम है, और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा से और जैसलमेर की ओर चलेंगे तो उस साइड में तापमान थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपके सर्दियों में। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया है जो तापमान को ग्रहण करता ही करता है, क्योंकि मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी तापमान उसका समाप्त भी होता है या जल्दी तापमान को उत्सर्जित भी कर देती है। तो राजस्थान के अंदर सामान्यतः 1018 और 1019 वाली वायुदाब रेखा को अगर रखना हो तो इसमें ठंडी वाली को, यानी जो कम ताप और अधिक वायुदाब वाली 1019 वाली को, उसको ऊपर की ओर रखा जाएगा। जो बीकानेर, सीकर, चूरू वाले पार्ट को कवर करते हुए पाकिस्तान की ओर 1019 मिलीबार, जिसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका बीकानेर, एक रहेगा आपका इसमें चूरू, और एक पोर्शन रहेगा आपका इसमें सीकर वाला पार्ट। तो मुख्यतः ये आपके 3 डिस्ट्रिक्ट इसको कवर करती है। जबकि इसके नीचे की ओर जाएंगे, क्योंकि राजस्थान का इस समय ये ऊपर वाला जो भाग है यहाँ कंडीशन है ताप अधिक और वायुदाब यहाँ थोड़ा कम रहता है। जबकि नीचे की ओर जाएंगे यानी सूर्य की ओर अगर जाते हैं तो नीचे की ओर जाने पर तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा और वायुदाब थोड़ा कम होगा। तो थोड़ा कम कितना हो सकता है राजस्थान में वायुदाब कम जनवरी में? तो थोड़ा कम हो सकता है 1018। तो 1018 वाली जो वायुदाब रेखा है वो इस साइड में जैसलमेर, जोधपुर,
पाली, राजसमंद, चित्तौड़ और झालावाड़ को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। ये होती है 1018 मिलीबार, जिसका विस्तार जैसलमेर। जैसलमेर किसका पार्ट है? डिवीजन हेडक्वार्टर जोधपुर, और जोधपुर के जस्ट नीचे पाली। पाली के बाद इधर वाला पार्ट है राजसमंद। राजसमंद के बाद ये वाला पार्ट है चित्तौड़, और इधर वाला जो पार्ट रहेगा ये रहेगा झालावाड़। तो इस तरीके से राजस्थान में दो प्रमुख वायुदाब रेखाएं 1018 और 19 जिनका संबंध है जनवरी से। तो ये जो मैप बनाए तो इस मैप से पहले इसके ऊपर हेडिंग रहेगी अपनी जनवरी। तो जनवरी की कौन सी वायुदाब रेखाएं राजस्थान में उपस्थित होती हैं? 1018 और 1019। जैसे जैसे आप हिमालय की ओर जाओगे तापमान और कम होगा और वायुदाब आपका और बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट बचा है आपका जुलाई वाली वायुदाब रेखाएं। तो जुलाई माह के अंदर वायुदाब रेखाएं किस तरीके से विस्तृत होती हैं या पाई जाती हैं? तो राजस्थान के अंदर सामान्यतः देखा जाए तो राजस्थान का जो सिरोही वाला जो पार्ट है, दक्षिणी राजस्थान वाला पार्ट है, ये अधिक ठंडा होता है जुलाई के समय, क्योंकि इस समय सामान्यतः हिल स्टेशन वाले जो पार्ट होते हैं, पर्वतीय जो भाग होते हैं, अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, वो कम तापमान वाले होते हैं। तो इस वाले भाग में सामान्यतः तापमान कम होता है और वायुदाब उच्च होता है। और जुलाई में अधिकतम उच्च वायुदाब कितना हो सकता है? तो 97 से शुरू था, 98, 99 और 1000। 1000 अधिकतम वायुदाब है राजस्थान का। तो वो 1000 अधिकतम वायुदाब है वो राजस्थान में सिरोही के पार्ट की ओर होगा। तो अगर इसमें अपन डिस्ट्रिक्ट लें, अधिकतम वायुदाब वाला 1000 मिलीबार सिरोही। और इसी समय जुलाई के अंदर अगर आप जैसलमेर की ओर जाएंगे तो आपका तापमान कंटिन्यू बढ़ता जाएगा और वायुदाब आपका कंटिन्यू कम होगा जैसलमेर की ओर। तो सिरोही के पश्चिम की ओर अपन देखें तो फिर डिस्ट्रिक्ट आता है जालोर, जहाँ 1 कम होगा 999, बाड़मेर में 1 कम और होगा 998, और जैसलमेर में होगा 997। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट यूज किए जाते हैं, उत्तर में जैसलमेर की ओर 97 मिलीबार की ओर जैसलमेर। इंटरनेशनल बॉर्डर का ऊपर वाला जिला रहेगा आपका इसके बीकानेर। बीकानेर के ऊपर वाला हल्का सा टच में रहेगा इसके श्री गंगानगर। इसका मीनिंग इंटरनेशनल बॉर्डर के एक बाड़मेर को छोड़ के बाकी तीनों जो जिले हैं वो 997 मिलीबार वायुदाब रेखा के ऊपर माने जाते हैं जुलाई के अंदर। फिर इसके ऊपर 998 जैसलमेर के जस्ट नीचे की ओर देखें तो, और बाड़मेर वाले जालोर वाले पार्ट के ऊपर की ओर, तो ये हिस्सा होगा बाड़मेर। बाड़मेर से बीकानेर के नीचे की ओर पार्ट आता है जोधपुर। फिर उसके आगे रहेगा आपका नागौर। नागौर के टच में आगे चूरू, और चूरू के आगे हरियाणा की ओर, तो ये रहेगा 998 मिलीबार। उसके बाद वाला जो पार्ट है बाड़मेर सिरोही के बीच में जालोर। सिरोही के ऊपर या जोधपुर के नीचे की ओर देखते हैं तो नेक्स्ट रहेगा पाली। पाली के बाद नागौर और पाली से टच में एक डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका अजमेर। इसके बाद में टोंक, सवाई माधोपुर होते हुए इस साइड में जाएगी 999। सभी डिस्ट्रिक्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट आपको याद हों कि ऊपर वाली 997, तो 997 उस साइड में वायुदाब इतना कम क्यों है 997, जबकि इस साइड में 1000 मिलीबार क्यों है? तो कारण है कि इस साइड में जैसलमेर की ओर जुलाई में तापमान उच्च होते हैं तो वायुदाब क्या होंगे? कम, और इधर सिरोही की ओर पर्वतीय भाग होने के कारण सामान्यतः तापमान कम होते हैं तो वायुदाब क्या होंगे? अधिक। तो अधिकतम कितना हो सकता है यहाँ राजस्थान में जुलाई में? 1000, और न्यूनतम कितना हो सकता है? 997। तो सिरोही वाला जो पार्ट है इसमें शामिल जो डिस्ट्रिक्ट है, बाकी इसमें शामिल डिस्ट्रिक्ट होंगे, एक तो इसके पूर्व में स्थित झीलों की नगरी उदयपुर, एक नवीनतम जिला प्रतापगढ़ और झालावाड़। प्रतापगढ़ और इधर वाले डिस्ट्रिक्ट में रहेगा आपका झालावाड़। तो राजस्थान में मुख्यतः ये जो नीचे वाले भाग होते हैं, दक्षिणी पश्चिमी सिरोही से और नीचे वाले पार्ट, यहाँ का तापमान कम होता है और यहाँ का वायुदाब सामान्यतः क्या होता है? उच्च होता है। तो कम से कम आपको 2 डिस्ट्रिक्ट सब में याद होने चाहिए कि सिरोही है तो 1000 मिलीबार है, ये तो तय है, क्योंकि ताप कम होगा तो वायुदाब वहाँ अधिक होगा। जैसलमेर की ओर बढ़ोगे तो वहाँ तापमान बढ़ेगा, वायुदाब कम होगा, यानी 997 के ऊपर आ जाओगे आप। वायुदाब उससे नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड और एक मानक लिया गया है। तो 997 तो रहेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर वाले ज़िले बाड़मेर को छोड़कर।
तो बाड़मेर के पास क्या रहेगा, उसके बाद वाला 998, बाड़मेर के साथ 998 के साथ जोधपुर डिवीजन हेडक्वार्टर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट वाले में बाड़मेर के नीचे जालोर और जोधपुर के नीचे पाली वाला पार्ट, और सबसे लास्ट 1000 में रहेगा आपका टूरिज्म वाला लोकेशन। टूरिज्म यानी पर्यटकों के लिए जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, सिरोही वाला, उदयपुर वाला, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं टूरिज्म को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी के साथ संवाईदाब रेखाएं जो लास्ट वाली जो जुलाई वाली हैं, इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना जलवायु के बाद, यानी जो राजस्थान ज्योग्राफी के बेसिक टॉपिक जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब स्टार्ट होंगे आपके जल संसाधन या जो वाटर रिसोर्स वाला पार्ट था, जिसके अंदर अपवाह तंत्र को स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।